नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड हिंदी। और इसमें हम लोग निबंधात्मक प्रश्न पढ़ने वाले हैं और जो कि 500 वर्ड से ज़्यादा होता है, लगभग 650 के आसपास में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन 20 नंबर्स के होते हैं। तो सेकंड पेपर में निबंधात्मक प्रश्न में कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज का क्वेश्चन है हमारा चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण। ये एग्जाम में करीबन 3 बार पूछा गया है। 2014 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है और 19 में पूछा गया है। तो आइए जानते हैं। तो चंद्रगुप्त का टॉपिक जो है वो ध्रुव स्वामिनी से है, जो हमें सेकंड पेपर में पढ़ना है। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है जिसको कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ है और ये नारी के आत्मसम्मान की रक्षा के ऊपर में और सशक्त नारी के ऊपर में नाटक की रचना हुई है। तो बेसिकली जयशंकर प्रसाद ने एक स्त्री के समस्या, मतलब कि नारी समस्या पर, नारी को क्या समस्या होती है और उसे कैसे उस समस्या से बाहर निकलना चाहिए, उसी का एक छोटा सा रूपांतरण है ध्रुव स्वामिनी, जिसमें कि प्रमुख पात्र हैं स्वयं ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और रामगुप्त। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी के पति होते हैं और चंद्रगुप्त रामगुप्त के भाई होते हैं, छोटे भाई होते हैं। इन दोनों के पिता का नाम समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी की शादी रामगुप्त से कराई हुई थी। रामगुप्त एक बहुत ही क्रूर शासक होने के साथ साथ क्रूर व्यक्तित्व वाला भी इसमें दिखाई देता है, जिसने जबरदस्ती शासन को चंद्रगुप्त से छीन लिया था, क्योंकि समुद्रगुप्त को लगता था कि चंद्रगुप्त एक महान शासक बन सकते हैं, एक महान राजा बन सकते हैं। परंतु रामगुप्त ने चंद्रगुप्त से वो शासनाधिकार उनसे छीन लिया था और स्वयं राजा बन बैठा था। और इसी क्रूरता के कारण ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त जरा सा भी पसंद नहीं होता है और वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। ये बात जानते हुए भी समुद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी की शादी रामगुप्त से कराई हुई थी। तो अभी हम जानेंगे चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण। तो इसमें आप नोट डाउन कीजिएगा, हेडिंग होगा इसका नाटक का नायक और फल का भोक्ता। मतलब कि नाटक का नायक चंद्रगुप्त और फल का भोक्ता, मतलब जो भी उसने कर्म करे हुए थे वो किस प्रकार के कर्म थे, किस प्रकार से उसे न्यायप्रिय माना जा सकता है, तो इसी के बारे में जानेंगे। तो रामगुप्त के विपरीत चंद्रगुप्त का चरित्र बड़ा ही भव्य, आदर्श और उदात्त भाव की उज्जवल भूमि पर आधारित है। वही इस नाटक का नायक है और नायक होने के सभी गुण उसमें विद्यमान भी हैं। वह वीर, कर्तव्यपरायणता, उदार, त्यागी, विनयी, मधुरभाषी और सुदर्शन व्यक्तित्व का पुरुष है। जिस प्रकार अपने चारित्रिक गुणों के कारण रामगुप्त का पतन होता है, उसी प्रकार अपने चारित्रिक गुणों के कारण चंद्रगुप्त का नाटक में उत्कर्ष होता है। वह नाटक के अंतिम फल का अधिकारी बनता है, मतलब कि अंत में उसे शासनाधिकार भी मिल जाता है और ध्रुव स्वामिनी से इसका विवाह भी हो जाता है। मगध का राज्य सिंहासन भी उसे प्राप्त होता है और इस प्रकार नाटक के उद्देश्य की सिद्धि चंद्रगुप्त के हाथों ही होती है। कुछ आलोचकों का यह मत है कि चंद्रगुप्त का स्थान गौण है और उसे नायक का रूप नहीं प्रदान किया जा सकता। ध्रुव स्वामिनी के चरित्र के प्रेम रूप को व्यक्त करने के लिए चंद्रगुप्त को नाटक में स्थान दिया गया है, ऐसे कुछ आलोचकों का विचार है। परंतु ऐसा सोचना उचित नहीं है। नाटकीय घटना व्यापार में चंद्रगुप्त का सबल व्यक्तित्व महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए है। यद्यपि नाटक की घटनाओं और समस्याओं की मूल ध्रुव स्वामिनी है, परंतु ध्रुव स्वामिनी को अपने उद्देश्य की प्राप्ति चंद्रगुप्त के कारण ही होती है। ध्रुव स्वामिनी का कार्यक्षेत्र चंद्रगुप्त के बिना अधूरा ही है। चंद्रगुप्त को ही वह अपना सहायक
पाकर आत्महत्या के विचार को त्याग देती है, रामगुप्त का खुलकर विरोध करती है और अंत में चंद्रगुप्त से विवाह करती है। और यही नहीं, नाटक के मुख्य कार्य व्यापार भी चंद्रगुप्त को लेकर चलते हैं। चंद्रगुप्त के कारण रामगुप्त को अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी पर संदेह है, सामंत कुमारों पर अविश्वास है। चंद्रगुप्त के अंत के लिए ही शकराज के अपमानजनक संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। फलतः सभी दृष्टियों से चंद्रगुप्त ही इस नाटक का नायक है। उसकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसमें पहला हेडिंग रहेगा कि उसका सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व। तो चंद्रगुप्त का जो रूप है वो बहुत ही मोहक और सुंदर आकर्षण वाला है। उसकी स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। ध्रुवस्वामिनी की दृष्टि में वह निर्भ्रम प्राची के बालारुण के समान है। शकराज के शिविर में जब चंद्रगुप्त स्त्री वेश में आता है तो जगत की अनुपम सुंदरी ध्रुवस्वामिनी के समान उसका रूप भी इतना कमनीय, इतना सुंदर, इतना मोहक लगता है कि स्वयं शकराज भी निर्णय नहीं कर पाता है कि वह वास्तव में ध्रुवस्वामिनी है अथवा चंद्रगुप्त। इन दोनों में कौन असली ध्रुवस्वामिनी है वह यह निर्णय नहीं कर पाता है। अगला रहेगा त्याग का मूर्तिमान स्वरूप। स्वर्गीय सम्राट समुद्रगुप्त द्वारा अपना उत्तराधिकारी निर्वाचित किए जाने पर भी गुप्त कुल की परंपरा का पालन करते हुए चंद्रगुप्त अपने हाथ में आए हुए राज्य को रामगुप्त को सौंप देता है। यह चंद्रगुप्त की महान त्याग के गुण को ही दर्शाता है। वह अपने पिता के दिए हुए स्वत्व और राज्य का अधिकार ही नहीं सौंपता बल्कि अपने हृदय की अमूल्य निधि ध्रुवस्वामिनी को भी रामगुप्त की पत्नी बनने देता है। खड्गधारणी के ये शब्द स्पष्ट रूप से द्योतक हैं कि उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ ही अपनी अमूल्य निधि भी। अगला हेडिंग दीजिएगा प्रेमी हृदय। प्रारंभ से ही जहां हम नाटक के नायिका ध्रुवस्वामिनी को चंद्रगुप्त के प्रति अनुरक्त पाते हैं, वहीं चंद्रगुप्त भी ध्रुवस्वामिनी को हृदय से प्रेम करता है। नाटक के तृतीय अंक में चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी के प्रति अपने इस प्रेम को प्रकट करते हुए कहता है, मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ कि यह ध्रुव देवी मेरी है। हाँ, वह मेरी है। उसे मैंने आरंभ से ही अपने संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंतस्थल से निकली हुई यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है। ध्रुवस्वामिनी का प्रेम तो चंद्रगुप्त के लिए अंधकार में प्रथम किरण के समान है, जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया है। प्रेम के इस उत्तरदायित्व को चंद्रगुप्त पूरी निष्ठा से निभाता है। ध्रुवस्वामिनी की मर्यादा की रक्षा के लिए वह शक शिविर में जाने के लिए प्रस्तुत होता है, अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करता। चंद्रगुप्त के प्रेम का संबल पाकर ही ध्रुवस्वामिनी आत्महत्या के विचार को भी त्याग देती है। चंद्रगुप्त के ही हाथों जैसे अपने जीवन को सौंपती है। अगला हेडिंग होगा साहस और शौर्य की मूर्ति। चंद्रगुप्त केवल प्रेमी हृदय ही लिए हुए नहीं है, बल्कि उसके अंदर शौर्य और पराक्रम भी कूट कूट कर भरा हुआ है। शकराज के शिविर में वह अकेले ही जाने को प्रस्तुत हो जाता है। अपने प्राणों का भय उसे नहीं रहता। और यही नहीं, द्वंद्व युद्ध में वह बर्बर के रूप वाला शकराज को भी मार डालता है। उसी की वीरता और साहस के कारण मगध की सेना शकराज पर विजय प्राप्त करती है। युद्ध में चंद्रगुप्त घायल होता है, परंतु अपने आहत शरीर की उसे तनिक भी चिंता नहीं होती। विश्राम की उसे आवश्यकता नहीं। मंदाकिनी के यह कहने पर कि अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करते, तो चंद्रगुप्त यही कहता है कि विश्राम मुझे कहाँ, मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है, अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं। अगली हेडिंग दीजिएगा कर्तव्य परायण और पौरुष से भरा हुआ व्यक्तित्व। चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व बड़ा तेजस्वी और पौरुष के अदम्य प्रवाह को लिए हुए है। अपने बाहुबल और भाग्य पर चंद्रगुप्त को पूर्ण विश्वास है। जीवन उसके लिए विश्व की संपत्ति है और प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से
उसे नष्ट नहीं करना चाहता है। अपने कर्तव्य पालन में तो उसे बड़ा सुख और आनंद मिलता है। कर्तव्य का पालन करते हुए तो वह अपने जीवन में विश्राम नहीं करना चाहता है। अगला हेडिंग दीजिएगा, विनय और शील की मूर्ति। वीरता, साहस और पौरुष से भरा चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व कठोरता, बर्बरता और अहम भाव का रूप लिए हुए है। वह तो विनय और शील के उदात्त और भव्य आदर्श को लिए हुए है। अपने विनयशीलता के कारण ही वह रामगुप्त के हाथ में आए हुए राज्याधिकार को सौंप देता है। रामगुप्त के आदेश पर बंदी बनना भी स्वीकार करता है, उसका प्रतिकार नहीं करता। विनय के कारण ही ध्रुवस्वामिनी के प्रति अपने प्रेम को प्रकट नहीं करता है। चंद्रगुप्त की विनय या कायरों की विनय नहीं है। अपनी किसी दुर्बलता को छिपाने के लिए चंद्रगुप्त विनय या शील का विनय नहीं करता। उसकी विनय एक सामर्थ्यवान परंतु उदार हृदय की विनय और शील है। चंद्रगुप्त चाहता तो गुप्त कुल के राज्य सिंहासन को स्वयं प्राप्त कर सकता था। उसके पिता सम्राट समुद्रगुप्त भी यही चाहते थे और राज्य के सामंतगण भी चंद्रगुप्त के पक्ष में ही थे, परंतु चंद्रगुप्त ने ऐसा नहीं किया। इसका कारण संभवतः यह सोचना था कि कहीं लोग उसे स्वार्थी और दुष्ट न समझ लें। विनय और शील को लेकर के चंद्रगुप्त का एक अपना ही अलग आदर्श है। उसका विनय प्रवंचकों का आवरण नहीं जिसमें शील ना हो। उसके दृष्टि में शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता हुआ है। इसीलिए तो चंद्रगुप्त अमात्य शिखर स्वामी को संबोधित करते हुए कहता है कि अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। क्यों, यही तो विनय की परंपरा है। ऐसा विनय प्रवंचकों की आवरण है जिसमें शील ना हो और शील सम्मान की परस्पर घोषणा करता है। विनय और शील के नाम पर चंद्रगुप्त अन्याय नहीं देख सकता है। जब रामगुप्त द्वारा ध्रुवस्वामिनी को बंदिनी बनाए जाने के आदेश दिए जाते हैं, तभी वह अपनी लौ श्रृंखलाओं को झटक देता है। उसके ये शब्द बड़ी स्पष्टता के साथ उसके चरित्र के द्योतक हैं। नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार को दूसरे को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ, और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। नहीं, यह शील का कपट, मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका। कैसी विडंबना है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। अगली हेडिंग होगी मर्यादा पालक। अगला हेडिंग दीजिएगा, मर्यादा पालक। परंतु चंद्रगुप्त कायर नहीं है। मर्यादा की वेदी पर वह अपने अधिकारों का त्याग करता है, क्योंकि राजकुल का मर्यादा का हरण होते हुए वह नहीं देख सकता। गुप्त कुल का गौरव और मर्यादा ही उसका जीवन है। यह जानकर कि महादेवी को शकराज के हाथों सौंपा जा रहा है तो चंद्रगुप्त गुप्त कुल के इस अपमान को सहन नहीं करता है। रोष भरे शब्दों में वह कहता है, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राज दंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान। मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इसी तरह पददलित नहीं होना पड़ेगा। मर्यादा के लिए ही चंद्रगुप्त रामगुप्त के आदेश पर चुपचाप बंदी होना स्वीकार करता है। नाटक के अंत में जब शिखर स्वामी द्वारा प्रस्तावित परिषद की बैठक होती है तो चंद्रगुप्त अपने को अभियुक्त की घोषणा करता है। विवेकशील और धैर्यवान, वीर और साहसी पुरुष चंद्रगुप्त बड़ा ही विवेकवान और धैर्यशील पुरुष भी है। यद्यपि वह ध्रुवस्वामिनी को प्रारंभ से ही अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करता है, परंतु वह अपने विवेक बल से वह इस भावना पर नियंत्रण करता है। अपने प्रेम को वह प्रकट नहीं होने देता। वह कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे कि उसका शुद्ध चरित्र कलंकित हो। वह अत्यंत धीरजशाली भी है। रामगुप्त के अनीति और अनाचार से भरे कार्यों को देखकर भी वह अविचल रहता है, अपने धीरज को नहीं खोता। शकराज पर प्राप्त की गई विजय भी उसके मन को चंचल नहीं बनाती। विजय का उन्माद उसे नहीं होता। वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे राज्य मर्यादा का उल्लंघन हो। अन्याय और अनाचार का विरोधी। अगली हेडिंग है अन्याय और अनाचार का विरोधी। फिर भी धैर्य को लेकर चंद्रगुप्त
ऐसा व्यक्ति नहीं जो सदैव अन्याय और अत्याचार को सहता रहे। धैर्य की भी पराकाष्ठा होती है। और जब चंद्रगुप्त देखता है कि रामगुप्त और अमात्य शिखर स्वामी के कृत्य और अनाचार की सभी सीमाओं को तोड़ रहे हैं, तब चंद्रगुप्त का सोया पौरुष जाग उठता है। उसका स्वरूप बदल जाता है। अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध करने के लिए चंद्रगुप्त कटिबद्ध हो जाता है। जब ध्रुव स्वामिनी और पुरोहित को बंदी बनाने के लिए रामगुप्त के सैनिक आगे बढ़ते हैं, तभी चंद्रगुप्त आवेश में आकर लौह श्रृंखलाएं तोड़ डालता है। अपने अधिकारों की घोषणा करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहता है कि मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ। तुम्हारी नीचता अब असह्य है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी मैं ही हूँ। सैनिकों को डपट कर वह सामंत कुमारों के मुक्ति का आदेश देता है। अमात्य शिखर स्वामी की नीचता को संबोधित करते हुए कहता है कि कुटिलता की प्रतिमूर्ति, बोलो। मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए सिंहासन की अपहरण किसके संकेत से हुआ है? और छल से। रामगुप्त जब चंद्रगुप्त से क्षमा करने की बात कहता है तो चंद्रगुप्त उसकी भी भर्त्सना करता है। मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा। आज तुम राजा नहीं हो। तुम्हारे पाप तुम्हारे प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं। न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो। अब अगली हेडिंग रहेगी निष्कर्ष। सब कुछ मिलाकर चंद्रगुप्त के उज्जवल चरित्र को नाटककार ने पूर्णतः आदर्शवाद की तलिका से रंगा है। आदि से लेकर अंत तक हम उसके चरित्र को आदर्शवाद की भव्य भूमि पर प्रतिष्ठित पाते हैं। उसका कार्य, व्यापार, विचार, दर्शन, जीवन दर्शन सभी कुछ आदर्शवाद का रूप लिए हुए है। उसका जीवन शुभ पक्ष का प्रतीक है। अपने इसी चरित्र को लेकर ध्रुव स्वामिनी का प्रेम और साम्राज्य के सामंत कुमारों का आदर और सम्मान प्राप्त करता है। राज्य परिषद उसे एक मत से सम्राट पद पर अभिषिक्त करने का निर्णय लेती है। ध्रुव स्वामिनी उसकी राजमहिषी बनती है। उसके आदर्श जीवन का उसे यह उचित पुरस्कार मिलता है। और इसी के साथ चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे ध्रुव स्वामिनी के चरित्र चित्रण के साथ में। तो तब तक के लिए वेट कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।